नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। सिटी लाइट्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इसी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजधानी से, जहां मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा शपथ दिलाएंगे। 31 जुलाई को दीपक तिवारी शपथ लेंगे। 8 अक्टूबर 2021 उच्च न्यायालय में नियुक्ति हुई थी। एडिशनल जज के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा फेरबदल हुआ है यहाँ पर राजधानी रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, दीपक तिवारी हाईकोर्ट के स्थायी जज बन गए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा उन्हें शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि 31 जुलाई को दीपक तिवारी शपथ लेंगे और 8 अक्टूबर 2021 वो तारीख थी जब उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति की गई थी। एडिशनल जज के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी से। डिंडौरी का रुख करते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमान प्रतिमा का अपमान करने पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए हैं। आरोपी फिरोज और अमजद खान के घर पर बुलडोजर चलाए। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद ये कार्रवाई की गई है। शेखपुरा में डिंडौरी जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा मामला था हनुमान प्रतिमा का अपमान करने का, जिस पर एक्शन लेने की मांग लगातार की जा रही थी और प्रशासन ने अब एक्शन लिया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाई। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। तो शेखपुरा में डिंडौरी जिला प्रशासन की पूरी कार्रवाई है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली दौरे पर है। आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मोहन मरकाम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने मरकाम को मंत्री बनने की बधाई दी और दीपक बैच प्रभारी कुमारी सैलजा से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री मोहन मरकाम, कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव और विजय जांगिड़ भी मौजूद रहे। इधर पीएम आवास योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा है कि इंदिरा आवास योजना में 10,000 दिया जाता था, एक गांव में 2 लोगों को मकान मिलता था, कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 12 लाख आवास छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। कौशिक ने पूछा कि सीएम बताए सर्वे में कितने हजार लोगों का नाम आया है। मुख्यमंत्री स्पष्ट करेंगे तो सरकार की नीयत का पता चलेगा। विधायकों के परफॉर्मेंस पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर कौशिक ने कहा कि कांग्रेस लगातार घबराई हुई है। ये कभी विधायकों का टिकट काटने की बात करते हैं तो कभी विधायकों को चेतावनी दी जाती है। बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है। विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है तो सभी को टिकट मिलना चाहिए। वो जो इंदिरा आवास दे रहे थे तो मुझे याद है अच्छे से 10,000 रुपये दे रहे थे और 10,000 रुपये पे कितने लोगों को मिलता था? एक गांव में 2 लोगों को या 3 लोगों को। तो काहे को वाहवाही लूट रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास बना नहीं पा रहे हैं। इस कांग्रेस की सरकार के आने के कारण में उन लोगों के सर के ऊपर से छत छीनने का काम किया गया है और अभी जो सर्वे की बात आई है उसका लगातार स्क्रूटनी कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड में मीडिया से कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की। केंद्र सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा। तो वहीं बाघों की घटती संख्या पर उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मेरे पास ये पत्र भी है जिसमें 2017 में मोदी जी को रमन सिंह ने पत्र लिखा, लाभ हुआ नहीं और लगातार हम लोग प्रयास किए तब जाके ये सफलता हासिल हुई है। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और तभी सरकार रिपीट होगी। भाई अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। इसमें मंत्री जी का जो बयान है, जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि 72,000 लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अरुण साहू जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोनों कौन से सही हैं? तो हम लोगों का प्रयास यही है कि उसके वातावरण बनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है तो ये उनका ट्रांजिट रूट भी पड़ता है, तो आते जाते रहते हैं। हो सकता है कि यहाँ के बाग वहाँ, वहाँ के बाग यहाँ। और चलिए अब बात करते हैं शाह के मिशन एमपी की।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां जोरों पर चल रही और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वे आज इंदौर से मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव अभियान के आगाज करने पहुंचे हैं। उन्होंने विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2023 और 24 में भाजपा की प्रचंड जीत का संकल्प दिलाया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। चुनाव करीब है, लिहाजा सम्मेलनों और दौरों का दौर भी जारी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले अमित शाह ने महू के जानापाव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद शाह कार्यक्रम स्थल कनकरेश्वरी ग्राउंड पहुंचकर करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में अमित शाह ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ तो की, साथ ही कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के इतने काम किए जिसको गिनाने लगे तो हफ्ते लग जाए। उन्होंने कहा शिवराज सरकार की शुरू की हुई 51 जन कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ की पिछली सरकार ने बंद कर दिया। मोदी सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू तो की, उसमें भी रोड़ा अटकाया। साथ ही 15 महीने के कार्यकाल में कोई नया उद्योग तो नहीं लगा पाए, लेकिन ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर खोल दी। हमारे शिवराज जी ने गरीब कल्याण की 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, वो एक भी नहीं लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी, उनके दलालों को कहकर इनके घर भरने का काम। शाह ने यूपीए, सोनिया गांधी और मनमोहन सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धारा 370 को कांग्रेस पार्टी में 70 साल से अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल रखा था, उसे मोदी सरकार ने खत्म किया। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक का जिक्र कर विपक्ष पर हमलावर रहे। अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल। अमित शाह से पहले शिवराज सिंह चौहान ने जीत की हुंकार भरी कार्यकर्ताओं को 3 महीने तक दिन रात काम करने का संकल्प दिलाया और कहा गांव-गांव जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे और जो ना समझे उसे समझाएंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार जरूर बनाएंगे। केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं अमित जी के सामने। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिनों रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। गांव गांव जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझे उनको समझाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे और रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दरअसल अमित शाह के इस दौरे के साथ ही बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर लिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि फिर परचम लहराएगा और फिर सत्ता का सुख हासिल होगा। इसी उम्मीद में बीजेपी ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया है। महू से राजेंद्र चौहान के साथ निहारिका शर्मा और रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। इंदौर दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ ही कह दिया है कि अब आगामी चुनाव के लिए जुट जाना है। दरअसल अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद करीब 1.5 घंटे तक चुनाव और संगठन प्रभारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी को जिताना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताकर प्रधानमंत्री बनाना है। साथ ही कहा कि मालवा निमाड़ की 66 सीटें अहम है, इसलिए इस बार मालवा निमाड़ की 50 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। और बता दें कि मालवा निमाड़ में 2003 में 66 सीटों में से 47, 2008 में 42, 2014 में 56 और 2018 में 29 सीटें मिली थी।
इधर इंदौर में आदिवासी युवा महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत दूसरे दिग्गज कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने आदिवासियों के साथ काम किया। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार पूरी तरह विफल होने के साथ आदिवासी विरोधी है। वहीं मणिपुर का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने चिंता जताई कि जिस तरह के हालात देश में बन रहे हैं, वैसे हालात अन्य जगहों पर न हो जाए। बीजेपी लोगों को बांटने और विघटन करने का ही काम करके अपनी राजनीति चला रही है। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री था, सौदा कर सकता था, लेकिन सौदे से कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं था। अब चुनाव हमारे सामने है। ये चुनाव एक पार्टी या उम्मीदवार का नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। कि क्यों घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, क्यों आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों आपके द्वारा किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। और जब चुनाव आया है, लाडली योजना, समझ रहे हैं साहेब, अपने लाडले के लिए लाडली योजना लेकर के आए हैं। ये जो घोटालों का राज है, इस घोटालों के राज को आपको समाप्त करना पड़ेगा। मैं उस जिले से आता हूं जिसकी आदिवासी आबादी आपके जिले से डबल है। मुंह चलाना जब तक आदिवासी नहीं सीखेगा, तब तक आदिवासी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बल और शक्ति देने आया हूं, ये है मेरा उद्देश्य। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इंदौर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शहर महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की अहमियत कार्यक्रम में कमलनाथ ने महिलाओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार, शोभा ओझा और विभा पटेल के साथ ही शिक्षा और उद्योग के अलावा अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। कमलनाथ ने महिलाओं के हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि योजनाओं के जरिए महिलाओं का उत्थान होता है। महिलाओं के उत्थान के लिए मानसिकता जरूरी है। इस दौरान महिला अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश को महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश बताया। मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में नंबर 1 है। और ये शिवराज सिंह जी की देन है। इंदौर में महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में कमलनाथ के संवाद के दौरान एक रोचक तस्वीर सामने आई। दरअसल सवाल जवाब के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने भी कमलनाथ से पूछा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए क्या काम होगा। इस पर कमलनाथ ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में किस तरह से बदलाव लाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्किल की बात नहीं है, लेकिन जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, जो जिसका जिक्र अभी कन्हैया कुमार कर रहे थे, उस सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में कांग्रेस क्या योगदान कर सकती है। आपके प्रश्न के एक पार्ट से सहमत नहीं हूँ, जब आप कहती हैं अगर बनेगी ऑल कॉम्पिटेटिव IAS, now even IPS महिला स्कोर कर रही है। स्टेट सर्विस सिलेक्शन ये कभी नहीं होता था, 10 साल पहले ये कभी नहीं था। हमें खुद इसमें प्रचार की कमी है। हम घर में इसका प्रचार करें, अपने बच्चों को दिखाएं कि महिलाएं खुद सामने आए और बोले कि आपकी सरकार है, अब आप ये कदम उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन इलाके के ग्राम दरबार मोखली में डॉक्टर खूबचंद बघेल की 123वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गेंदलाल बंछोर और स्वर्गीय घनालाल बंछोर की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके परिवार से मुलाकात की। डॉक्टर खूबचंद बघेल के जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दरबार मोखली में हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी में उन्नयन और शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने पाटन क्षेत्र से होने पर गर्व करते हुए कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर पाटन क्षेत्र से हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बीजेपी के पूर्व विधायकों की सुरक्षा कम करने के सवाल पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा तो रमन सिंह को मिली है, ये कोई मुद्दा नहीं है। सेंट्रल और राज्य के अधिकारियों की समीक्षा के बाद सुरक्षा कैटेगरी तय होती है। 2 व्यक्ति यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दोनों को मूर्ति अनावरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके परिवार वालों से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में बिताए थे। और ऐसे महासपूत, वैसे पाटन क्षेत्र हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर
हर गांव में आपको मिल जाएंगे। अब जो विधायक रहे हैं लगातार दौरा करते हैं तो उसकी सुरक्षा ज़्यादा होती है। हम लोग भी भूतपूर्व मतलब चुनाव हारे थे, हम लोग की सुरक्षा कम कर दी गई थी, है ना, तो वो समीक्षा करते रहते हैं। और इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 103वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बूथ स्तर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। पूर्व मंत्री राजेश मूढ़ा खमतराई में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मन की बात में समाज सेवा और अच्छे काम से जुड़े एनजीओ के बारे में बातचीत की और उनकी तारीफ की। मन की बात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी का मन की बात रिकॉर्डेड होती है। इस बार भी महंगाई को लेकर वह कुछ नहीं बोले। आज देश में बाढ़ है, पानी है, उसके कारण उन्होंने ये बताया कि कई जगह लोगों ने हजारों गांव के अंदर कुएं बनाए, उसका लाभ भी मिला। जमीन तर हो गई, आज सूखा नहीं है, कहीं ना कहीं वो हुआ। वो क्या है, बहुत पहले रिकॉर्डेड रहता है और उसमें सब फोटो वोटो डालना होता है। अब इसके बाद शायद अगले मन की बात में ये बात आए कि टमाटर क्या हो, रसोई गैस की कीमत कम हो। छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी मित्र अभियान चला रही है। आपको बता दें कि इसके तहत छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर में यह अभियान शुरू किया गया। इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। पार्टी का यह दावा है कि पिछले 1 महीने में 3000 मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाया जा चुका है। अभियान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जाति के आधार पर राजनीति की है। भाजपा का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के अवसरवादी चेहरे को लोग पहचानते हैं, जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लिए। अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो उसमें जो गरीब मुस्लिम है उनको मिल रहा है, अगर घर घर में नल लग रही है तो वो उनको मिल रही है। और मोदी जी की सरकार में उनके विकास के लिए भी भरपूर काम किया जा रहा है और इसलिए उन तक ये संदेश देने के लिए मोदी मित्र योजना के तहत यात्रा आएगी और उन तक जाएगी। एक कहावत है ना कि बीच बाजार में जूता मारे, गली में आके पाँव पड़े। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। जब उनके हितों की बात होगी तो खिलाफ में खड़े रहेंगे, जब हिंदू समाज में ध्रुवीकरण की बात होगी तो उनको गाली बकेंगे। उनको ऐसा लगता है कि बिना उनके काम नहीं चलेगा, तब उनको मनाने के लिए इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं। लेकिन लोग इनके अवसरवादी चरित्र को पहचान चुके हैं। जबलपुर जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया और इस कड़ी में बीएलओ यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसरों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत चुनाव करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए नई प्रथा लागू की है, जिसके तहत इस बार मतदान से पहले इपिक वोटर पर्ची के साथ ही मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है और सिर्फ वोटर पर्ची है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को वोट देने नहीं मिलेगा। जबकि अब तक सिर्फ वोटर स्लिप को ही मतदाता अपने मतदान के लिए उपयोग करते थे। इस बार मतदाता मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वोटिंग के लिए पहले से स्लॉट भी बुक करवा सकेंगे। मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा सेक्टर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ईवीएम के विषय में उनको जानकारी दी जा रही है ताकि उनको एक हैंड्स ऑन जानकारी हो, मतदान केंद्रों पे प्रोटोकॉल के अनुसार वो उसका प्रदर्शन कर सकें। इधर राजिम के फिंगेश्वर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी में देरी से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिंगेश्वर थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों के बीच झुमाझटकी भी हुई। बीजेपी पुलिस पर कार्रवाई में लेट लतीफी का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद आरोपी ने 20 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और इसके बाद आरोपी पीड़िता को गांव में छोड़कर फरार हो गया। बीजेपी का आरोप है कि आंदोलन के चेतावनी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी ने 3 दिन के अंदर टीआई को निलंबित करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से उग्र हुए और इसके कारण इन्होंने जो इनको पहले से पता था और कल आरोपी को गिरफ्तार किया है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा पूरे जिले गरियाबंद के एक ही मांग है कि थाना प्रभारी को तत्काल से तत्काल सस्पेंड किया जाए और वो जो दुष्कर्म जो आरोपी है उसके ऊपर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। जब हम लोगों ने उग्र आंदोलन किया है, जब हम लोगों ने थाना आया है, तब कहीं जाके वो प्रशासन और ये थाना
तैयार हुआ है और उसको आरोपित को गिरफ्तार करने का 21 दिन तक क्या कर रहे थे? प्रशासन इसको तुरंत संज्ञान में ले। संबंधित जो भी एक कोई लड़का था जिसके खिलाफ एफआईआर करने का मामला जो है इन्होंने संज्ञान में लाया हुआ है और ज्ञापन दिया हुआ है माननीय राज्यपाल के महोदय के लिए, और उस लड़के के खिलाफ पहले एफआईआर है और कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।